गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन डे बाई डे नज़दीक आ रहा है। हम लोग आज धातु और अधातु चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, इसका हम लोग इस चैप्टर के सहारे क्या करना है, हम लोग को जो वीवीआई टॉपिक है, जो वीवीआई से रिलेटेड धातु अधातु से टॉपिक है, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप अति लघु तरीय और जो लघु तरीय है और दीर्घ तरीय, इन सब चीज़ों को बारी बारी से आइए ओवरव्यू करके समझते चलते हैं, ताकि आपको कुछ और साथ ही साथ जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। हम लोग ग्लोबल स्टडीज़ टीम से हैं। ग्लोबल स्टडीज़ टीम में आप लोग, ग्लोबल स्टडीज़ टीम जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करा रहे हैं। सारा चीज़ आंसर लिख करके भी आपको दे रहे हैं। इस पर आपका यूट्यूब चैनल पे जो लोग नहीं जुड़े हैं वो क्या कर लीजिए, इस तरीके से आप यूट्यूब पर जाकर टाइप करेंगे। जब टाइप करेंगे तो क्या होगा, ऐसा लोगो मिलेगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने तैयारी को बहुत बढ़िया से बनाइए, बहुत बढ़िया तैयारी को रखिए। तो ये धातु और अधातु चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि धातु किसे कहते हैं। देखिए, तो धातु का क्या है, धातु किसे कहते हैं, धातु का यहाँ पर एक डिफिनीशन दिया गया। इसको आप लोग क्या करिए कि लिखते भी चलिएगा कि वैसे पदार्थ जो क्या हो, कठोर हो, चमकीले हो, आघात वर्ध हो, मतलब उसको पीट करके उस पर चोट पहुंचा के सीट वगैरह बनाया जाए। तन्य हो मीन तार जिसका बनाया जा सके, है ना। ध्वनिक हो मीन जिसको पीटने पर क्या हो, ध्वनि निकले। उष्मा का और विद्युत का क्या हो, सुचालक हो। वैसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे, मेटल्स कहलाते हैं। ये जनरली क्या देखा जाता है कि सामान्यतः धातु जो होते हैं वो चमकदार होते हैं और उसको पीटने पर क्या होता है, आवाज़ आता है। कैसा आता है, आवाज़ आता है। और ये अब इस तरीके का ये तत्व है। कुछ एग्जाम्पल में दिया गया आपको, आयरन है, टीन है, कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है ना, स्टील, ये सब इत्यादि आपको जो कुछ एग्जाम्पल अलग अलग दिए गए। तो धातु का हम लोग ने क्या देखा, डिफिनीशन देखा, और कुछ बने हुए चीज़ आपको यहाँ पर दिखाया गया जो धातु से बने हुए हैं, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं। कुछ धातु इस तरीके से हैं जो केमिकल रिएक्शन में आपको मुख्य रूप से पढ़ना होता है, उसको भी साथ साथ लेकर चलिए। ये टॉपिक इसलिए लेकर आए हैं ताकि बेसिक और बोर्ड एग्जामिनेशन के तौर पर आपको अच्छे से कवर किया जा सके। जैसे सोडियम, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Na होता है। Na क्या होता है कि नाइट्रियम नाम है इसका। पोटेशियम को K से कैलियम नाम है। मैग्नीशियम को Mg से नोट करते हैं। लोहा को Fe से नोट करते हैं। अल्युमिनियम को Al से नोट करते हैं। कैल्शियम को Ca से नोट करते हैं। बेरियम को Ba से नोट करते हैं। ये सब क्लास 10 के कुछ ऐसे धातु है, महत्वपूर्ण धातु, जिसका रिएक्शन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि धातु के भौतिक गुण होते हैं। देखिए, धातु में भौतिक और रासायनिक गुण, दो गुण को हम लोग को पढ़ना है, तो उसको एक एक करके देखते हैं। जनरली अगर धातु को देखा जाए तो धातु कैसा है, उसको जब हम हाथ में लें और उसके संपर्क में जाएं तो क्या होगा, ठोस मिलेगा, और जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो चमकीला मिलेगा। अब ऐसा धातु जैसे लोहे में जंग लग गया है तो वो चमकीला नहीं होगा। हम उस धातु की बात कर रहे हैं जो जिसमें संक्षारण नहीं हो, बिल्कुल क्या हो, फ्रेश हो, नए हो। और ये क्या करता है, उष्मा और जो विद्युत है उसका क्या होता है, सुचालक होता है। मीन्स हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करें, ट्रांसफर करा। जैसे हम लोग तांबे का तार यूज करते हैं, एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल पर से अपने घर में क्या करते हैं, विद्युत को लेकर आते हैं, प्रवाह कराते हैं। तो वो क्या चीज़ होता है, जो एल्युमिनियम और तांबे है वो धातु हुआ। ठीक है, धातु क्या होती है, तन्य होती है, धातु तन्य होती है, जिसका क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। और आघात वर्ध मीन्स उसको चोट पहुंचाने पर सहने की शक्ति उसके पास, और भंगुर नहीं होकर क्या होगा, वो फैलेगा। उसका सीट बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, उसका सीट बनाया जा सकता है, धातु का सीट बनाया जा सकता है। और धातु क्या होती है, ध्वनिक होती है। जैसे मंदिर में घंटी वगैरह देखते हो, आप अपने विद्यालय के जो घंटी देखते होंगे, उस धातु पर जब चोट पहुंचाया जाए तो आवाज़, टन या झन का आवाज़ होता है। तो ये सब कुछ आपको इसी के बारे में डिटेल करके आपको दिया गया है, एक एक करके बताया गया है। इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना है। और दूसरा चीज़ हो गया अधातु। तो धातु का ठीक उल्टा क्या हो गया, अधातु हो गया। अब धातु, अधातु का इंग्लिश क्या है, नॉन मेटल्स का, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। अब नॉन मेटल कैसा है, तो इसके साथ क्या है कि ये धातु समान रूप से देखा जाए तो नरम होता है, धातु के कंपेयर में नरम होगा। मलिन होगा, मलिन कहने का मतलब क्या हो गया कि उतना चमकीला नहीं होगा। भंगुर होगा, मीन्स चोट और प्रहार इस पर करें, हथौड़ी से उसको मारे तो भंगुर होगा, टुकड़ा टुकड़ा में बदल जाएगा, टूट जाएगा। उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होते हैं। देखिए, ये जो बात लिखा गया है वो बात, इसमें कुछ अपवादें भी है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ये मुख्य रूप से बेसिक टाइप जनरल सामान्य बातें हैं धातु और अधातु के लिए। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो गुण रखते हैं उनको क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अधातु कहलाते हैं। अब देखिए, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोयला है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ये सब कुछ अधातु के एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्लोरीन है ना, ये सब कुछ अधातु के एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को अब बेसिक रूप से हम लोग देखें कि अधातु और भी दो तीन नाम आपको दिया गया है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है,
नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सब मुख्य रूप से आपको वैसी अधातु है जिसको केमिकल रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए उसका एक जगह आपको ग्रुप बना करके लिखा गया वहाँ पे। धातु का नाम, परमाणु संख्या इसका, अधातु जो मुख्य है वो 1 से 20 तक, और उसका परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगा, तभी जाके क्या करेंगे आप, कंपाउंड फॉर्मेशन समझ में आएगा जो यौगिक बनता है, और फिर जाके आपको रिएक्शन समझ में आएगा। इसलिए बेसिक चीज़ जो 9 में पढ़ना था उसको देखना आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी जरूरी है। धातु क्या होते हैं देखिए, अब जो अधातु के बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया, अधातु के गुण। तो अधातु जनरली रूप से देखा जाए तो क्या होते हैं, ठोस और चमकीले नहीं होते हैं, जबकि ऐसा सारे के बारे में नहीं कहा गया, एक समान रूप में कहा जा रहा है। ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक नहीं होते, धातु तन्य नहीं होते, धातु जो होते हैं, धातु नहीं, ये अधातु है, इसमें अ लिखा हुआ छूटा हुआ है, इसको अ लिख लीजिए। जो अधातु है वो क्या होते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं, अधातु आघातवर्ध नहीं होते हैं, ये सब चीज़ होता है। इसका ये गुण है अधातुओं का है, ठीक है। अब अधातुओं देखिए, अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल वाला चीज़ जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में पूछा जाता है उसको देखिए। जैसे अधातु में कौन, ब्रोमीन है, ब्रोमीन को छोड़कर जितने भी जो अधातु है वो क्या होती है, या तो ठोस होती है चाहे गैस होती है। समझिए, ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। बाद बाकी जितने भी अधातु है, जैसे कोयला है ठोस पाया गया, ऑक्सीजन है गैसियस फेज में पाया जाएगा। तो अधातुएं मुख्य रूप से अगर अवस्था पूछा जाए तो ब्रोमीन अधातु को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी अधातु है या तो ठोस है, नहीं तो वो क्या है, गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ और गुणधर्म को आइए देखिए, इसको सभी जितने भी जो धातुएं हैं, जिसमें मरकरी को छोड़ दी, मरकरी पारा, थर्मामीटर में आप देखे होंगे, पारा को छोड़ करके कमरे के तापमान, कमरा के तापमान कितना कहते हैं, जनरली आप देखिए 20 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपको याद रखना हो तो आप 25 डिग्री सेल्सियस आप याद रखिएगा, कमरे का तापमान, रूम टेम्परेचर आप अभी याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, ऐसे 20 से 25 के बीच भी कहा जाता है। तो जितने भी जो धातुएं होती हैं, जो पारा को, मरकरी को छोड़ करके, मरकरी का क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसको संकेतिक नाम कहते हैं Hg होता है। इसको छोड़ करके जितने भी जो धातु है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो मरकरी है, जो पारा है, वो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाया जाएगा, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और है गैलियम और सीजियम, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों ऐसे धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत क्या होता है, कम होता है। गलनांक मतलब वो तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या हो, मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे, गलने लगे, उसको गलनांक कहते हैं। तो उसको कहा जाता है कि हम अपनी हथेली पर रखें, जैसी हथेली पर रखेंगे तो पिघल जाएगा। इसका मतलब हथेली पर रखने का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य का समान जो तापमान होता है कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तापमान पर रखेंगे वो क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर है, ठीक है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है, अब जनरली आपको अभी बताया गया कि धातु चमकीले होते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु जिसका नाम आयोडीन है वो भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो जो एक्सेप्शनल केस है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में क्या किया जाता है, पूछे जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का समझिए 5-7 ऑब्जेक्टिव का एक संग्रह किया हुआ चीज़ है, जिसको आपको 1-2 बार अच्छे से रिवाइज करना है और माइंड में उसको सेट करके रखना है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक होता है क्षार धातुएं, है ना, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कहने का मतलब क्या हुआ, इससे एग्जाम्पल है लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम है। ये इतने मुलायम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि इसको क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इसका घनत्व और गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और ये क्षार धातु इसलिए क्या है, भस्म है, बेस बनाता है, पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्षार बनाता है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को हम अलग पहले जो वीडियो आपको बताया है इससे पहले का, मेटल और नॉन मेटल के पहले लवण क्षार और क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार और लवण। जो सोडियम का को रिएक्शन करा दीजिए, किससे करा दीजिए, जल से करा दीजिए, तो क्या बनाता है, NaOH बना दिया, क्या बना दिया, NaOH। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। तो जो NaOH हो गया, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये क्षार का एग्जाम्पल है, ये क्षार का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सब क्षार धातुएं कहलाता है। ये 5 जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, क्षार बनाता है। कैसा क्षार बनाता है, ये बनाता है आपको प्रबल क्षार बनाता है। ये क्या लिखना है, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका pH मान जो होगा 13-14 के आसपास होगा। अब देखिए इसमें देखा गया, जो हालांकि कार्बन चैप्टर हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन दिया कि कार्बन के पूछे जाते हैं कभी कभी कि कितने अप्रूप होते हैं। तो कार्बन के मुख्य रूप से 2 या भी 3 बताया जाता है। कौन कौन सा है, एक है हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है, और तीसरा फ्लोरीन कहना है। क्या कहना है नाम, फ्लोरीन कहना है, फ्लोरीन कहना है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बन का अप्रूप, कार्बन का जो अप्रूप है, जो हीरा नाम दिया गया, वो सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। तो ये कठोरता जो हम लोग धातु के बारे में पढ़े हैं, उसके चलते ये टॉपिक को लिखे हम लोग कि जनरली धातु कठोर होते हैं,
लेकिन अगर सबसे अधिक सर्वाधिक कठोर वस्तु का नाम अगर पूछे तो वो अधातु है, जो कार्बन का अपरूप है, जिसका नाम क्या है, हीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसमें आया एक और बात है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का नाम क्यों आया? क्योंकि हम लोग देखें कि जितने भी जो धातुएं हैं वो विद्युत के क्या है, सुचालक है, लेकिन कार्बन का जो अपरूप एक ग्रेफाइट नाम आया वो भी क्या है, कार्बन का क्या है, वो विद्युत का क्या है, विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। ये अच्छा चालक है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट ले जाने में हेल्प करता है ना। उसके बाद जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन देखिए यह कार्बन का एक अलग अपरूप है, जो कितने कार्बन से मिला हुआ है, 60 कार्बन के अणुओं से बना हुआ एक संरचना है। और इसका संरचना कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है, ये फुटबॉल की तरह होता है। तो विशेष रूप से इसको जब कार्बन का चैप्टर जब पढ़ेंगे, कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक, उसमें इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से देखेंगे। अभी इसको देखिए कि चमकीला और विद्युत का सुचालकता के चलते इस टॉपिक को हम लोग देखिए। ठीक है। बहुत सारे जो अधातु हैं, बहुत सारे क्या है, अधातु हैं जो पानी में जब घुलते हैं, मतलब जल से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु जब पानी में घुलते हैं, धातु जब पानी में घुलेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे कि अधातु जल के साथ मिलकर के किस तरीके से सिर बनाता है, धातु जल के साथ रिएक्शन करके किस तरीके से बेस का निर्माण करता है। ये रिएक्शन को आपको पढ़ना है। तो धातु की रासायनिक जो गुण धर्म है उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। आइए अब लोग धातु का जो हम लोग देखे थे भौतिक गुण, उसके बारे में देख लिए। अब देखते हैं हम लोग धातु का रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। जितने भी जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं, वो धातु के क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। उसी धातु के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपको यह रिएक्शन लिखा हुआ मिल रहा है, कोई धातु है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो धातु का ऑक्साइड। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें, जैसे कैल्शियम है धातु, और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनाएगा, CaO बनाएगा, CaO बनाएगा। और देखिए इसको ध्यान ये भी रखना है कि थोड़ा बैलेंस वाला भी रिवीजन आपको करा दे रहा है। देखिए यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिए, तो यहाँ पर हमको क्या लेना होगा, 2 मोल कैल्शियम लेना होगा। ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का क्या बना, ऑक्साइड। तो जब धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे अल्मुनियम है, अल्मुनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो अल्मुनियम किसका क्या बनाएगा, Al2O3 अल्मुनियम अपना क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। वैसे आपको यहाँ पर कॉपर का भी दिया गया है, कॉपर का, इसको ठीक से लिख दे रहा है आपको। O2 नीचे लिखा हुआ है ना, कॉपर है, 2 मोल कॉपर है, इसके साथ 1 मोल ऑक्सीजन के क्या बने, 1 मोल ऑक्सीजन के अणु, परमाणु नहीं अणु, तो क्या बना, 2 मोल क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा। ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक है उभयधर्मी। देखिए उभयधर्मी समझना है, इस बात को पूछा जाता है लघुतरीय प्रश्न कि उभयधर्मी पदार्थ किससे कहते हैं, तो इसको लिखना है। एक एक टॉपिक वैसा ही लिया गया है जो आपको टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ आपका MCQ, लघुतरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी हम लोग आपके लिए प्रश्न लेकर आएंगे, आपको घबराना नहीं है। इस टॉपिक के सारे कुछ क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको रिवीजन हो जाएगा। देखिए कुछ धातुएं क्या है, जो कुछ धातु का जो ऑक्साइड है, जैसे अल्मुनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या काम करते हैं, ये धातु के क्या करेंगे, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ये धातु जब ये दोनों है, धातु के ऑक्साइड है और ये क्या करते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार करते हैं। ऐसे जो है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ मिलकर अभिक्रिया कर ले, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं उभयधर्मी जो धातु है वो उभयधर्मी धातु में आता है। ये आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। इसमें 2 नाम याद रखना है। कौन उभयधर्मी धातु कौन कौन हो गया, अल्मुनियम हो गया और हो गया आपको जिंक हो गया। देखिए अब अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये 2 कैसे ऑक्साइड थे, तो इसको कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड थे, उभयधर्मी ऑक्साइड थे। इसका मतलब ये क्या करेंगे, ये एसिड और बेस दोनों से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अल्मुनियम का रिएक्शन कराया गया। अब ये बैलेंस किया हो, जो 6 लिखा 2 लिखा हो 3 ये बैलेंस किया हो। तो जब अल्मुनियम ऑक्साइड जो रिएक्शन करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बना, अल्मुनियम क्लोराइड बना और 3 मोल क्या बनता है, जल बनता है, 3 मोल जल बनता है। फिर देखिए ये हो गया, ये किससे रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हो गया अल्मुनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो गया अम्ल से। यहाँ किससे रिएक्शन है, यहाँ रिएक्शन है भस्म से कह लीजिए, चाहे लिख कर कह लीजिए इसको क्षार से। NaOH थोड़ा देर पहले हम बताए भी आपको, NaOH क्या है, क्षार है। तो अल्मुनियम ऑक्साइड क्या है, किससे रिएक्शन किया, NaOH से रिएक्शन किया। तो क्या बना, सोडियम अल्मुनेट बनाता है। क्या बनाता है ये, सोडियम अल्मुनेट कहेंगे, जो कंपाउंड का नाम है सोडियम अल्मुनेट। और क्या जल किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। ठीक है। तो अगर हम देखें, आपसे ये भी पूछा जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, जब किसी अम्ल से
जब किसी अम्ल से या किसी क्षार से, जब किसी अम्ल या क्षार से जब अभिक्रिया करे, समझिए बात को, तो किस चीज़ का निर्माण करता है, किस चीज़ का, तो एक क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, एक क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, दूसरा क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आप देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा, है ना। कि वहधर्मी जो पदार्थ है, वहधर्मी जो ऑक्साइड है, वो जब अम्ल या क्षार से रिएक्शन करे, चाहे वो अम्ल से रिएक्शन करे, क्षार से, बनाना उसको क्या है, लवण और जल बनाना है, ठीक है। इतना को याद रखना है आपको। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब धातु के ऑक्साइड जो जल में जो घुलते हैं उसके बारे में, कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलने पर क्या होता है। तो बहुत सारे जो धातु के जो ऑक्साइड है वो क्या करते हैं, जल में क्या होंगे, कुछ क्या है, अघुलनशील है ना, कुछ क्या होते हैं जल में क्या होते हैं, घुलनशील है। तो जल में जो घुलते हैं वो क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे। जब धातु के ऑक्साइड जब पानी में घुलेंगे तो क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे, बेस बनाते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड और जो पोटेशियम ऑक्साइड है, ये दोनों ऑक्साइड जब जल में घुलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया, Na2O, Na2O, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का 2, इसके 2 सोडियम चाहिए। इसको किससे रिएक्शन कर दीजिए, पानी से रिएक्शन करा दीजिए। जब जल से रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कराएगा। वैसे पोटेशियम ऑक्साइड है KO, है ना, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, ये जब रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, जल से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्षार का एग्जाम्पल है। क्षार मतलब इसका बेस का एग्जाम्पल है। यहाँ आपको दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड, यहाँ दोनों रिएक्शन है, उसको समझिए। सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड है, पानी लिक्विड है, मतलब जल में सोडियम ऑक्साइड को रख दिए तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। AQ लिखने का मतलब कि एक्वा है, मीन्स पानी है, उसके जो पानी का मात्रा होता है उसको क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं, है ना। केमिस्ट्री में एक्वा कहा जाता है पानी को। और K2O पोटेशियम ऑक्साइड है, जिसको जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये रिएक्शन आपको यहाँ और यहाँ लिख करके बताएं हम, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब धातुओं का ऑक्साइड के साथ, है ना, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ जो क्रियाशीलता कैसा होता है। धातु का किसके साथ रिएक्शन पढ़ना है, ऑक्सीजन के साथ। कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि धातु ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करते हैं वो अलग अलग मेथड से अभिक्रिया करते हैं, है ना। जो अलग अलग तरह के जो धातु होते हैं जो ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करते हैं वो अलग अलग तरीके करते हैं, सारे एक जैसे अभिक्रिया नहीं कर लेते हैं। जैसे इसमें देखिए सोना और जो प्लेटिनम है और चांदी है, ये सब धातु जो है ऑक्सीजन से बिल्कुल भी कहिए कि अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखते होंगे आप घर में एक चीज़ को देखिए, जो आदमी ऑर्नामेंट्स आभूषण पहने होते हैं तो वायु के संपर्क में हमेशा आते रहता है, लेकिन देखो बहुतों दिन बाद वो गोल्ड का आभूषण खराब होता है। मीन्स वो क्या हुआ, रिएक्शन न के बराबर के, इसलिए उसको नोबेल मेटल भी कहा जाता है। या फिर पानी से भी वो धुलते रहा तभी क्या हुआ, जल से अभिक्रिया नहीं होते रहता है। तो सोना चांदी और प्लेटिनम को नोबेल मेटल इसलिए कहा जाता है कि बहुत जल्दी वो रिएक्शन नहीं करते। उसको रिएक्शन करने के लिए एक्वा रेजिया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम, ये दो धातु का बहुत ज़्यादा नाम आता है। क्या होता है, ये ऑक्सीजन से फटाफट अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि सोडियम को हवा में छोड़ दीजिए या पोटेशियम को हवा में छोड़ दीजिए। अब खुला जैसे ही छोड़ दीजिएगा क्या होगा, जैसे ही खुला छोड़िएगा ये आग पकड़ लेगा, आग पकड़ के विस्फोट जैसा ही हो जाएगा, है ना। अचानक आग पकड़ लेगा क्या होगा, विस्फोट जैसा हो जाता है। इसी के चलते आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकल स्कूल में जब सर कराते होंगे तो देखे होंगे कि इसको ना केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। किसमें, केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। सोचिए मजे वाली बात है कि किरासन तेल में क्या किया जाता है, किरासन तेल जो होता है, केरोसिन तेल आग लगाने में सहायक होता है, लेकिन वह उसी में क्या होता है, सेफ रहता है। कौन, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों धातु को सेफ रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो हम लोग ये देखें कि धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखें, ये देखें। अब पूछा जाएगा आपसे कि कुछ वो कौन सा धातु है जो ऑक्साइड मतलब खुद का ऑक्साइड बनाने के बाद एक अपने ऊपर कवच का निर्माण कर लेता है, कवच का निर्माण कर लेता है। इसमें कौन कौन आएगा, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, जिंक है और सीसा। ये चार का नाम याद रखना है। आप प्रैक्टिकल रूम में देखे होंगे कि जब मैग्नीशियम का जो फीता होता है, स्ट्रिप होता है, इसको रिबन भी कहा जाता है, उसको रिएक्शन कराने से पहले सर क्या करते हैं कि सीरीज पेपर या किसी से उसको रगड़ करके साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अल्युमिनियम जो उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेयर बन के मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बना होता है, लेयर बना होता है। जो मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका एक परत बना रहता है। इसका क्या बना रहता है, परत बना। तो परत क्या होगा, रिएक्शन ऑक्सीजन से ढंग से नहीं करेगा, इसलिए जलने में सहायक नहीं होगा, ढंग से जलेगा नहीं, इसलिए उसको हटाया जाता है उसको, ठीक है। अल्युमिनियम भी ऐसे ही। अब अल्युमिनियम क्या होगा कि पहले अल्युमिनियम का मान लीजिए वायर है, पहले हवा के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आके क्या बनाएगा, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड
एक परत बना लेता है। परत बनने के बाद क्या होगा, अपने ऊपर एक कवच का निर्माण कर लेता है, जिससे उसके अंदर के एल्युमिनियम अब सेफ हो गए। अब वो क्या होगा, ऑक्साइड होकर संक्षारण के काम से वो बच जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रक्षात्मक कवच बनाने में कौन कौन से धातुएं हैं, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और सीसा है। सीसा के लिए आपको लिखा रहेगा पीबी, जिंक के लिए क्या लिखा रहेगा, जेड लिखा रहेगा, एल्युमिनियम के लिखा होता है कैपिटल ए स्मॉल एल, और मैग्नीशियम के लिए क्या लिखा रहेगा, एम और जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखे समझे सही से। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में भी आ जाएगा, और जो चीज़ लिखा हुआ है उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कहा जाता है कि नहीं करती, कुछ धातुएं नहीं करती। तो हम लोग क्या देखें कि कुछ तो धातु में देख लिए कि गोल्ड है, मतलब सोना है, चांदी है और प्लेटिनम है, ये तो देख ही लिए। लेकिन कुछ ऐसे धातु है जिसको गर्म करेंगे तब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा। गर्म करने पर जो आयरन है, जो लोहा है, उसका जो दहन तो क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन जब बर्नर जो होता है, बर्नर के ज्वाला में लोहे का चूर्ण मान लीजिए आप हेक्सो ब्लेड से एक रॉड को काटिए, एक चूर्ण टाइप का, पाउडर टाइप का जो लौह चूर्ण मिलेगा, आयरन पाउडर मिलेगा, वह क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। मीन्स इसका मतलब समझे कि लौह चूर्ण जो होगा, जब पाउडर होगा, वो हीट करने पर क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगता है, और क्या होगा, उसका रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, वैसे ही सिल्वर और जो गोल्ड है वो अत्यंत अधिक टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या करते हैं, वो नहीं कर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो ये सब तो दोनों खैर नोबेल मेटल का ही नाम आया। अब देखिए एक बात आता है इसमें, कौन सा होता है, एनोडीकरण। समझिए, ये पूछा जाता है कि एनोडीकरण क्या है। छोटा है जो आपको 2-2 मार्क्स वाला में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनोडीकरण क्या है। तो कहना है एनोडीकरण अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें वायु के संपर्क में आने पर अल्युमिनियम क्या होता है, अल्युमिनियम की ऑक्साइड एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, जिससे अल्युमिनियम में संक्षारण होने से क्या होता है, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इस परत को संक्षारण से क्या करती है, बचाती है। और इस परत को मोटा करके क्या किया जाता है, संक्षारण से, माने इस परत को ज़्यादा कर देंगे तो संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जाएगा। तो वो क्या हो गया, अल्युमिनियम Al2O3 जो है ये बन जा रहा है, एल्युमिनियम के ऊपर जब परत बन जाता है तो क्या हो जाता है, ये अपने संक्षारण से वो बच जाता है। अब एल्युमिनियम का जो एनोडीकरण है वो क्या है, उसको देखिए। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम के एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, एनोड बनाने का मतलब क्या होता है कि इसको ना बैटरी के जैसे बैटरी के होता है ना, सेल के कह लीजिए, एक होता है निगेटिव टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़ा वाला जो होता है, इससे क्या किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। किससे करेंगे, जोड़ेंगे, एल्युमिनियम को जोड़ेंगे, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, है ना, विद्युत अपघटन कराएंगे। और तब एनोड पर क्या होगा, जो एनोड पर क्या होगा, उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो कहाँ आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा। किस पर आएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा, ये आएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे। ये करने के बाद क्या होगा, ये ऑक्साइड का एक मोटी परत बना लेगा, ऑक्सीजन आ जाएगा किस पर, पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ है। जब एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन आ जाएगा, एल्युमिनियम के पास जैसी ऑक्सीजन आएगा, उस पर परत रिएक्शन होकर परत बनाना शुरू कर लेगा, तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, एनोडीकरण हो जाएगा। और इसे क्या करते हैं, रंग कर एल्युमिनियम को आकर्षक वस्तु भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखे थे, पहला क्या देखे कि धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे कि धातु का किसके साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। धातु का जल के साथ अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये पूछा जाता है। सबसे पहले आपको धातु का जो है पूछा है कि धातु जब जल से अभिक्रिया करे, धातु जब जल से अभिक्रिया करे तो क्या बनाता है। तो धातु का क्या बनेगा, प्रोडक्ट में ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे सोडियम है, धातु है, जब इसको पानी में रखते हैं, ये रिएक्शन तो देखते देखते बार बार याद हो गया होगा, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस हो गया। तो वही धातु का क्या बन गया, ये धातु का ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, धातु का ऑक्साइड बन गया, धातु का ऑक्साइड बन गया, ये हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, चलिए ये हम लोग देखें। अब सोडियम और पोटेशियम का कहा गया कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे जल से क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। अब देखिए जितने भी धातु है वो एक समान रूप से जल से भी अभिक्रिया नहीं करते, कुछ जो है वो भाप से अभिक्रिया, भाप भी तो जल का ही अवस्था है, जो गैसियस अवस्था है। तो कुछ जो धातुएं हैं वो किससे अभिक्रिया करते हैं, भाप से, जल के भाप से। कुछ करते हैं ठंडे पानी से, कुछ रिएक्शन करते हैं, कुछ गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं। तो इस सब तरीके से रिएक्शन किया तो इसमें जो ठंडे पानी से रिएक्शन करने वाला कौन कौन हो गया, सोडियम और क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। ये बहुत ही तेजी से अभिक्रिया, फास्ट अभिक्रिया करता है, और ये क्या बनाता है आपको, जो धातु का ऑक्साइड और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और कुछ जो उष्मा है, जो हीट है, उसको रिलीज भी करता है, जब विस्फोटक टाइप से भी होता है। अब पानी के साथ जो अभिक्रिया करने की जो प्रतिक्रिया है वो किसमें,
तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखा जाए तो सोडियम और किसका पोटेशियम का तो थोड़ा हिंसक टाइप से है। अब ये देखिए पानी के साथ कैल्शियम का अभिक्रिया क्या है, जब कैल्शियम है चूना खरीद के लाइए जल में रखिए, ये लिक्विड लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो जल की मात्रा में है, और क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। अब ये जल की मात्रा में इसको क्या करते हैं, इसी को हम लोग ना चूने का पुताई वगैरह में जो यूज करते हैं वो क्या बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए अब आइए कि पानी देखेंगे जो गर्म जल से अभिक्रिया, क्या देखेंगे, कुछ धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करके किस पानी से अभिक्रिया करते हैं, गर्म पानी से अभिक्रिया करते हैं। तो मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया क्या करता है, नहीं करता है। आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखते हैं, आपको रिएक्शन को लिख देते हैं, ये मैग्नीशियम है और इसका रिएक्शन क्या करा है, किससे, H2O से कराए, पानी रख मान लीजिए हीट कर दिए तो पानी गर्म होगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इस तरीके से बनाएगा। धातुओं की, अब कुछ ऐसे धातु है जल के भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो भाप के साथ अभिक्रिया कौन कौन करता है, आपसे पूछा तो कहीं अल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब क्या होगा, ना तो ठंडे पानी से ना गर्म पानी से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगी, भाप से अभिक्रिया करेगा, पानी के गैसियस फेज से अभिक्रिया करेगा। पानी जो है पूर्णतः जो गैसियस फेज में कब बदल जाता है, जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो जो लिक्विड वाटर है वो पूर्ण रूप से क्या बन जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, भाप बन जाता है। तो अल्युमिनियम क्या है, ठोस है, इसको पानी के गैसियस फेज से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। वैसी लोहा है, लोहा को क्या करेंगे, पानी है जो गैसियस फेज में है, भाप से अभिक्रिया कराइए, क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो आउट होगा। अब ये बात आया, अब कुछ धातु ऐसे भी है जो जल से क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करते। तो जल से अभिक्रिया नहीं करने में देखिए, सब हम लोग नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे आपके घर में मान लीजिए कांच है, तो कांच क्या है, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, उस कैटेगरी में उसको रखा गया धातु के कैटेगरी में। अब ये धातु में क्या हो गया कि ये देखिए पानी से हम लोग धो देते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो रिएक्शन क्या करता है, जल से रिएक्शन नहीं करता है ना। तो याद रखना है, सीसा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब जो है वो किससे अभिक्रिया नहीं करते, जल से अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो हम लोग पहले क्या देखे, धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन से, दूसरा देखे धातु का अभिक्रिया जल से, और तीसरा क्या देख रहा है, धातु का अभिक्रिया किससे, अम्ल से, अम्ल से। ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया देखेंगे। तो अम्ल से अभिक्रिया, जब धातु का रिएक्शन किससे, कोई भी जो अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, ये बनाएगा लवण और जल। ये क्या बनाएगा, उसी धातु क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। किससे, कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, जल नहीं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे धातु मान लीजिए कि पोटेशियम है, और इसका जो रिएक्शन करा दीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बनेगा, KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये ऐसा रिएक्शन, जब भी रिएक्शन का एक जो मैकेनिज्म हो, ढांचा हो, उसको क्या करना है, आपको याद रखना चाहिए, वो आपको समझने में, एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखें, अम्ल के साथ किसका अभिक्रिया देखें, अम्ल के साथ देखे अभिक्रिया धातु का देख रही है। अब एक बात है, एक्वारेजिया में क्या होता है कि 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये अगर 3 लीटर है तो ये 1 लीटर है, समझे। अगर ये 3 ml है तो ये 4 ml है। इस रेशियो में एक्वारेजिया को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और एक्वारेजिया में क्या होता है कि जो भी आपका गोल्ड या प्लेटिनम का जो कोई चीज़ है वो क्या हो जाता है, सोना या चांदी का चीज़, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम को PT से लिख देते हैं, ये सब को क्या होता है, इसमें घुलने लगता है। तो आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि सोना, चांदी या प्लेटिनम की चीज़ों को अगर घुलाना हो तो किस में घुलाएंगे, लिखेंगे एक्वारेजिया में। पहला बात तो ये हो गया कि एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया किन 2 एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों कैसे होते हैं, सांद्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका रेशियो क्या होता है, तो HCl होता है 3 भाग, और क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रिक एसिड होगा 1 भाग। इस तरीके से अनुपात में मिलकर एक्वारेजिया बने होते हैं। इस सोना को क्या करता है, भंग कर देता है, गला देता है। गांव घर में आता है ठग करके, कुछ लोग जो है सोना खरीदते कि सोना चांदी का जो ऑर्नामेंट्स है उसको साफ कर देंगे, और ठग करके क्या होता है, चल जाता है लोग। ठीक है, आइए अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जिसको चीज़ को सीखना है आपको, प्रतिक्रिया श्रृंखला। ये आपको हर एक चैप्टर केमिस्ट्री में जब भी आपको रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में ये चीज़ को रखना है। आप इसको याद करके एकदम रट करके चलिए। जिसमें एक बीच में मिला आपको हाइड्रोजन, बीच में क्या मिला, हाइड्रोजन। देखिए
सबसे अधिक अगर प्रतिक्रियाशील धातु पूछा जाए तो क्या कहें, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर आइए कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर कांच, पीबी मीन्स प्लेटिनम कांच, उसके बाद हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास डुअल नेचर है। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप उसमें और बताएंगे डिटेल से आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो ये धातु जैसा ही बिहेव कर लेता है। उसके बाद क्या हो गया, कॉपर, मतलब कॉपर से ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन अभिक्रियाशील है। उसके बाद मरकरी, उसके बाद एजिम किसके लिए है, सिल्वर, उसके बाद एयू ऑरम गोल्ड के लिए। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, इसको आपको याद रखना है ना, आप इसको जरूर याद रखिए, ये वो काम आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपको इस तरीके से कौन ज़्यादा अधिक प्रतिक्रियाशील है उससे आपको हेल्प होगा रिएक्शन को लिखने में, कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी चीज़ कि अधिक प्रतिक्रियाशील के सामने कम प्रतिक्रियाशील वाले कंटेनर में रख दिया अगर, तो वो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जब आपको मालूम रहेगा तब आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। अब धातुएं जो है, धातु और अधातुएं जो है, कि धातु क्या कहता है, एक उसका गुण है कि धातु इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, माने दे करके क्या बनाता है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव आयन लाता है, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, और अधातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने ऊपर कैसा चार्ज पार्टिकल लाते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल लाते हैं। इसलिए धातु को कहा जाता है कि धातु कैसे होते हैं, धनायन होते हैं, और अधातु क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ठीक है, ऋणायन होते हैं। ठीक, अब ये सब चीज़ आपको बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे बताया गया, और ये आप लोगों को थोड़ा समरी के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि ये लाइन में आप लोगों को विशेष रूप से पढ़ना था। जितने भी जो उत्कृष्ट गैस है, जिसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गन है ना, आर्गन है, ये सब के सब क्या है, हीलियम को लिखे वह नहीं, हीलियम को लिखे He, नियोन को क्या लिखना है, नियोन को Ne, और आर्गन को क्या लिखना है, Ar, ऐसे लिखना है। सोडियम को हिंदी में टाइपिंग में थोड़ा एरर है, इसको हम सही कर दे रहे हैं। मैग्नीशियम को क्या लिखना है, Mg लिखना है, अल्युमिनियम को Al लिखना है, पोटेशियम को सीधे K लिखना है, कैल्शियम को लिखना है C और स्मॉल a लिखना है, नाइट्रोजन को किससे नोट करना है, N से नोट करना है, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को किससे, F से, और फास्फोरस को किससे लिखना है, P से लिखना है, और सल्फर को किससे लिखना है, S से लिखना है। ठीक है, तो देखिए उत्कृष्ट गैस में हीलियम, नियोन और आर्गन आप याद रखिए। 1 से 20 तक के जो भी डाटा है, परमाणु क्रमांक संख्या 1 से लेकर 20 तक आपको मुंह पे एकदम क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि आपका रिएक्शन वगैरह, चाहे जो संयोजकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए। एक हम आपको ना मैग्नीशियम जो है उसका ये हम समझाते हैं, देखिए समझिए अच्छे से। जैसे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, एटॉमिक मास कितना है इसका, 24 है, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं इसको। ये 12 क्या बताया कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या है, 12 है, और प्रोटॉन क्या है, 12 है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग पढ़े हैं कि सबसे कोई भी धातु होता है उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को किससे नोट करते हैं, प्लस से नोट करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, सेल होते हैं, सेल कक्षा होते हैं, कक्षा होते हैं। तो ये जो 12 के 12 जो इलेक्ट्रॉन है, इसको किस तरीके से लिखा है, तो फर्स्ट सेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग के सेल कहते हैं, दूसरा एल सेल होता है, फिर एम सेल होता है, ऐसे नोट करते हैं। इसको हम के सेल माने, इसको एल सेल, इसको एम सेल। तो देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, अब ये 2 भर गया, अब किस में जाएगा, दूसरे वाले उसके नेक्स्ट सेल में जाएगा। तो ये 2 के बाद कितना है, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 2 10 भर गया। अब कितना बच गया, 2 बच गया है। अब 2 बच गया तो इसको 2 को भी क्या करना है, हम लोग इसको भर देते हैं। ये 2 है तो 2 को भर दिए, तो ये एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये वाला सेल के सेल और एल सेल दोनों क्या है, आपस में भरा हुआ है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, यही क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही कोई धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जब डोनेट करेगा तो क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम के पास पहले, अब बाद में जो कंडीशन होगा, जो क्या होगा बाद में, इलेक्ट्रॉन कितना रह गया बताइए। अब इसके पास और प्रोटॉन इसमें से कुछ किए हैं, इसमें से कुछ नहीं किए हैं, तो प्रोटॉन इसके पास 12 के 12 रह गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 माइनस से 10 जो प्लस है वो कैंसिल होगा। तो अब जो कौन सा 2 प्लस का इस पर क्या दिखेगा, प्रभाव दिखेगा। इसलिए जब रिएक्शन, जब ये डोनेट हो जाता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, सी या प्लस प्लस लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो वो हो गया क्या चीज़ का, संयोजकता हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग को बारी बारी से सीखना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं तो
रिएक्शन नहीं बन पाएगा, ना कंपाउंड का फॉर्मेशन सही से आएगा। अधातु में देखिए जनरली देखे होंगे कि बाहरी जो होगा जैसे 2 और 5 है तो इसमें मैक्सिमम कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये चाहेगा कि हमको कोई 3 ठो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे निगेटिव चार्ज पार्टिकल 3 इसमें क्या हो जाए, आ जाए। इसमें क्या चाहेगा, एक कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसको दे दे, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाएगा। जो फ्लोरीन जो है जब रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये पर एक इलेक्ट्रॉन इसलिए एक माइनस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में प्रोटॉन भाग नहीं लेते, क्या भाग लेते हैं, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग। ये 9 का था, आपको थोड़ा समरी के लिए बताया गया है, इस चीज़ों को देखना था आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक केटायन और एनायन करके कुछ वर्ड्स आते हैं, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। केटायन और एनायन देखिए, अब सोडियम है तो समझिए अच्छे से, ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 11, प्रोटॉन भी कितना हो गया 11। अब ये दोनों 11 क्यों होगा, क्योंकि न्यूट्रल, तभी तो न्यूट्रल रहेगा, ये उदासीन रहेगा। और इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन होता है, एटॉमिक जो संख्या है 23 होगा, इसका क्या लिखेंगे हम, इसको 23 लिखेंगे, मीन्स 23 में से क्या घटाना है 11, तो ये 12 है। तो न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं अभी हमको, प्रोटॉन का कोई काम नहीं। रिएक्शन में भाग कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया, न्यूक्लियस हो गया। पहला में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 1। दूसरा में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आउट होगा। आउट करने का मतलब यही क्या होगा, डोनेट करके अपने आप को क्या बनाता है, धनायन बनाता है। क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। जब धनायन बनाएगा तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि 2, 8 और 1 है, यहाँ पे इसके लिए है। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन जब आउट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आउट करते तो इस Na प्लस में क्या बच गया, 2 और 8 बच गया। अब ये प्लस चार्ज शो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इसके पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना है 11 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है। तो एक जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, मतलब एक प्लस इसके पास एक्स्ट्रा शो होना शुरू हुआ है, इसलिए बताता है। तो ये क्या बनाया, इसको कहेंगे हम लोग कि सोडियम का क्या बनाया, एनायन बनाया। क्या बनाया, एनायन बनाया। एनायन मतलब धनात्मक, पॉजिटिव। और वैसे देखिए क्लोरीन का, क्लोरीन का कितना है, 17 है, 17 है। तो क्या होगा, पहला में 2, फिर 8, फिर 7। अब ऑक्टेट का फॉर्मेशन करने के लिए इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन और। बाय द वे मान लीजिए कि सोडियम जो डोनेट कर रहा था वही उसको दे दे, वही दे दे, तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा। अब 2, 8 और 8 हो गया तो क्या होगा, इस पर क्लोरीन पर एक माइनस हो गया, ये 2, 8 और 8 दिखाया जा रहा है, ये तो पहले वाला है। 1 इलेक्ट्रॉन जो दे दिया तो कहीं से उसको मिल गया, तो यह गया। अब सोडियम क्या किया कि मान लेते हैं सोडियम ही इसको Na प्लस दिया, तो Na प्लस क्लोरीन जो है एक माइनस लिया, ये बन गया, क्या बन गया, Na और Cl बन गया। तो ये इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, इसको कहेंगे आयनिक बंधन, कहेंगे आयनिक बंधन। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या नंबर कंपाउंड बन गया, NaCl का निर्माण हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हम लोग घर में नमक यूज करते हैं, इसी में आयोडीन मिलाकर जो कहते हैं आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। एक आयनिक यौगिक आपको हम एग्जाम्पल बता दिए। अब पूछा जाता है कि आयनिक क्वेश्चन होता है क्या चीज़ की, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और इसका क्या बताते हैं, इसका गुण क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आयनिक यौगिक में क्या देखिए कि जब धातु और अधातु रिएक्शन करेंगे, किससे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से, ट्रांसफर करने से, मतलब एक दे रहा है तो एक क्या कर रहा है, ले रहा है। तो इस प्रकार के जितने जो बनने वाले जो यौगिक होंगे उसमें क्या होंगे, आयनिक यौगिक कहलाएंगे, चाहे विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे। जिसका एग्जाम्पल हम लोग देखिए, अभी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखिए हम लोग, NaCl देखिएगा, KCl देखिएगा, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल के तौर पर। इसका गुण क्या होता है, तो ये जो यौगिक कैसा होगा, ये ठोस होगा। पहला क्या होगा, ठोस होगा। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगते रहता है, मतलब मजबूत होगा ये, है ना। और ये क्या होंगे, ठोस के साथ साथ कठोर भी होंगे। और ये जो है जनरल जो नॉर्मल जो यौगिक बनाया जाता है वो क्या होगा, उससे क्या होता है, ये जब इसको प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, ये टुकड़े में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, है ना, टुकड़े में टूट जाते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्या कहेंगे उसको, फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बहुत ज़्यादा का क्या होगा, अंतर होगा, मतलब हाई होते हैं, दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। घुलनशीलता कर देखा जाए तो ये जल में क्या होंगे, जल में घुल जाते हैं। ये घुलनशीलता देखें तो पानी में क्या होते हैं, ये पानी में घुलते हैं, घुलनशील होते हैं। और मिट्टी, तेल, पेट्रोल आदि में क्या होंगे, ये नहीं घुलते, है ना। जल में घुलेंगे लेकिन मिट्टी, तेल, पेट्रोल, इस समय नमक देखिएगा पेट्रोल में डाल दिया जाए तो उसमें नहीं घुलता है। ठीक है, ये बिजली का जो है संचालन करते हैं, है ना, बिजली का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट आपका, ये चीज़ आपको आज पढ़ना था अच्छे से। सब जो थ्योरी वाला जो चीज़ है उसको हम लोग क्या किए, बताएं टोटल
तो आप लोग क्या करिए कि हम लोग के जो ग्लोबल स्टडीज़ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको जो तैयारी कराया जा रहा है, आप लोग को क्या करना है कि इस दोनों नंबर को आप अच्छे से सेव कर लीजिए, इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। जो डाउट हो बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ उसको क्या करना है, आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए। और यूट्यूब चैनल पर क्या करिए, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव इस तरीके से आपको टाइप करना है, एक एक स्पेलिंग को देख के। उसके नीचे जो बहुत सारा ऑप्शन में आने लगता है उसको नहीं खोजना है, डायरेक्ट सर्च करिए, डायरेक्ट सर्च करिए। सर्च करने के बाद ऐसा लोगो दिखेगा। 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़े हुए हैं, लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बढ़िया से तैयारी करिए, आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार होगा। टोटल जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, एमसीक्यू प्रश्न हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, सारा के सारा हम लोग जिस तरीके से कहते हैं वैसे करिए। आपको क्या कम करना है, मन लगा करके नोट डाउन करना है, वीडियो को 1-2 बार देखना है और पढ़ाई करना है अच्छे से। फिर भी कोई डाउट होता है तो ये 2 नंबर आपको दिया गया है, आप उस पर बिल्कुल क्या करिए, संपर्क करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर को लेकर के।